संस्कृति को बनाने वाले, चलाने वाले और पोषक कुर्मी हैं। यदि उनका स्टडी नहीं होता तो ये बात वो नहीं कहते, लेकिन इतना जानने के बावजूद आज हमारे अगेंस्ट में इतनी सारी बातें बोली जा रही हैं और अनलगल प्रलाप किया जा रहा है। आर्टिकल 342 में जो है एनलिस्ट किया गया, उसी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला। जितने भी जो उस शेड्यूल में जितने ट्राइब्स की जनजातियों को उसमें रखा गया, उन्हीं को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया। आप भी मांग कर रहे हैं कि उसी में आपको भी रखा जाए ताकि शेड्यूल ट्राइब आपको गिना जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर होता है कि आप आंदोलन पहले से कर रहे हैं, ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन टीआरआई के रिपोर्ट में जो है 2 बार आपके जो मांग है उसको खारिज किया गया है ना, तो उसको आप कहाँ तक सही मानते हैं या फिर गलत मानते हैं? अच्छा, आप 2 बड़ी बातें यहाँ पर बोले कि ST/SC एक्ट जो है कुर्मियों में नहीं लागू होती है। ठीक है, इस बात को थोड़ा और क्लैरिफाई आप करेंगे अच्छे से, क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, अगर एक बात समझने की है, मैं ST/SC हूँ, मैं दूसरे ST/SC को अगर किसी तरह का बात को कहता हूँ तो ये हमारे बचाव के लिए लगा है, तो कैसे उसमें लगेगा? मतलब यहाँ पे है कि प्लस प्लस जो है वो प्लस ही होगा या माइनस होगा, तो प्लस माइनस ना माइनस होगा। सबसे बड़ी बात है कि करंट जिस तरह से फॉर्मेट में काम करता है उसी तरह का यही है कि अगर मैं कुर्मी हूँ और दूसरे कुर्मी को गाली दे रहा हूँ, या मैं उरांव हूँ और दूसरे उरांव को गाली दे रहा हूँ, जो ST/SC कैटेगरी में आता है वो उसमें नहीं लगेगा, क्योंकि वो उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया अदर से। ठीक है, तो जो एक कम्युनिटी है, जो आदिवासी कम्युनिटी है, दूसरे आदिवासी कम्युनिटी को बोलेगा तो कैसे लगेगा? मैं अगर जनरल होता तो ये एक्ट लगता। तो इसका भी प्रावधान ये है क्या, जो आपने जो सवाल उठाया ये बहुत लॉजिकल है और बहुत इसमें एक प्रॉब्लम है। जो लोग कहते हैं ना कि किसी को लग गया, अगर मैं कुर्मी हूँ और मैंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, कैसे? वो धर्म परिवर्तन मैंने एफिडेविट के माध्यम से किया है, जिसमें जब मैं किसी तरह के केस में गया वहाँ मैंने अपना एफिडेविट बनाया और उसमें कहा कि मैं हिंदू हूँ, नहीं मुसलमान हूँ, सिख हूँ, तब वो चीज़ वो कन्वर्ट होके उसमें लग सकता है। अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल होने का एक आंदोलन चल रहा है जो कुर्मी के नेताओं के द्वारा चलाया जा रहा है, और ये लोग जो है रेल टेका आंदोलन भी किए और मुखर रूप से ये बोल रहे हैं कि इन लोगों को अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। हमारे बीच में मौजूद हैं रतन महतो जी, जो कि एक विद्वान है, अपने समाज के बातों को रखते हैं, और हमारे बीच में मौजूद है ऋषि जी भी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, पहले रतन जी आप बताइए कि आप जिस आंदोलन को चला रहे हैं, जो आप मांग कर रहे हैं, कितना जायज़ अपने मांग को समझते हैं और किस तरीके से लगता है कि आपका जो ये मांग है वो माना जाएगा सरकार में? पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, जोहार, और जितने श्रोतावृंद हैं उनको मेरे तरफ से कुरुम जोहार और झारखंडी जोहार। झारखंड की अपनी विशेषता है, आज नहीं सब दिन से रही है, और सब दिन से मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति यहाँ पर रही है। लेकिन हमें पता नहीं, कुछ लोगों को हमारी संवैधानिक मांग पर जो हमारी लड़ाई चल रही है उसके प्रतिक्रिया स्वरूप वह बहुत कुछ आग बबूला वाली स्थिति पैदा कर दी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन हमारा रेल रोको के बाद ही शुरू हुआ। 5 सितंबर 1950 में जब 13 प्रिमिटिव ट्राइब को इंक्लूड करना था ST लिस्ट में, जब नहीं हुआ तब से ही मेरा आंदोलन चल रहा है। और ये पहली बात नहीं है, इसके कई बार इसकी आवाज़ हो चुकी है, इसे कितने इसके तर्क वितर्क हो चुके हैं। और झुंझका सम्मेलन हम लोग का हुआ था 87, झुंझका सम्मेलन हुआ था, उसमें बहुत सारे आदिवासी नेता भी गए थे, वहाँ भी लोगों ने सपोर्ट किया कि कुर्मी लोग को आदिवासी की सूची में दर्ज होना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे ट्रेड जो हैं वे आदिवासी के ही हैं। बल्कि ट्रेड जो कहते हैं, ट्रेड के बाद आप यदि कहिएगा रस्म रिवाज, तो यहाँ के रस्म रिवाज को बनाने के लिए हम हैं, क्योंकि यहाँ आप DN साहब हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बंगाली के हुआ करते थे, उन्होंने कहा है कि झारखंड की संस्कृति को बनाने वाले
चलाने वाले और पोषक कुर्मी हैं। यदि उनका स्टडी नहीं होता तो ये बात वो नहीं कहते, लेकिन इतना जानने के बावजूद आज हमारे अगेंस्ट में इतनी सारी बातें बोली जा रही हैं और अनलगल प्रलाप किया जा रहा है। मैं समझता हूँ यदि सच्चाई को समझा जाए तो आप शुरू कीजिए हमारे मारान घोंके से लेकर के आज तक का आंदोलन में। तो मारान घोंके ने क्यों लिया कुर्मियों को और कुर्मी क्यों उनके साथ गए? क्या उसे हमारे दिग्गज लोग थे वे क्या कांग्रेस पार्टी का वाहवाही लेने नहीं जा सकते थे? लेकिन नहीं, झारखंडियत की भावना थी, झारखंड को अलग करना था, झारखंड की भाषा संस्कृति की बात थी। वे लोग हमारे मारान घोंके जयपाल सिंह के साथ हुए और मुर्गा छाप में वे लड़े और बहुत अच्छा यहाँ का पोजीशन हमारे बिहार विधानसभा में पेश हुआ। तो ये भी कहा जाए कि ये 5 दिन की चट्टानी एकता को देखकर कोई बौखला गया होगा तो ये गलत है और भ्रम में लोग हैं। हम अपनी संवैधानिक लड़ाई आज से नहीं, जब से 1950 से ही हमारी ये लड़ाई चल रही है। हृदयनाथ कुंजरू ने भी जब ये सवाल उठाया था कि क्यों छूट गया, तब उनको जवाब दिया गया था कि ये जो था उनको जवाब दिया गया था। हृदयनाथ कुंजरू ने आपको 17 प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, डॉक्टर H.N. कुंजरू एंड 15 अदर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट रोट अ लेटर the Prime Minister on the 17th December 1950 seeking clarification on the issue. The reply on 15th February 1951 made it clear that primitive tribes mentioned in 1931 census as distinguished from caste were to be included as scheduled tribes. ये वो भी स्वीकार करते हैं, लेकिन कोई कारणवश यदि वो उसमें नहीं हुआ तो क्या हमारा ST सूची में दर्ज होने का हमारा अधिकार खत्म हो गया या हम 72 वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित हैं? यदि हम अपने अधिकारों की बात कह रहे हैं तो ये बेजा है, ये गुनाह है। अपने अधिकारों की बात करना कभी गुनाह नहीं है और संविधान ने हमें अधिकार दिया है। हम अपने संविधान अधिकार के लिए हम लड़ें और हम जो कुछ अपना जिसको कहते हैं यहाँ का अहिंसक आंदोलन जो होता है वो करने के लिए हम भी स्वतंत्र हैं। लेकिन आप हम पर अनलगल प्रलाप मत कीजिए, हमारी बात हमारे तर्कों को समझिए और जो दस्तावेजों में जो चीज़ है उसको जानने की कोशिश कीजिए। झारखंड की या ये हमारी झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में जो भी हमारे कुर्मी बसते हैं सबों का ये डिमांड है, ये सिर्फ हमारा यहाँ का नहीं है, क्योंकि हमारी अस्मिता या हमारे ट्रेड जो है वो क्या है, वो ओपन टू सर्वे एंड ओपन टू एग्जामिनेशन। थैंक यू। चलिए आप भी कुछ अपने पक्ष में बात रखें। सबसे पहले सभी को जो है मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूँगा। सर ने जो बातों को रखा, लोग कह रहे हैं कि कुर्मी अगर अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाता है तो उनके अधिकारों का हनन होगा और इसमें वो सबसे ज़्यादा राजनीतिक लाभ एवं सरकारी जॉबों में उनकी जो भागीदारी है उन बातों को रखते हैं। पर इसमें एक विचार करने योग्य बात है कि 2026 में हमारा परिसीमन होना है, तो बताइए अगर कुर्मी का पॉपुलेशन ओबीसी पॉपुलेशन के साथ मर्ज हो जाता है, जुड़ जाता है, सेंसस में उसकी डेटा आ जाती है, तो आदिवासी रिजर्व सीटें जो हैं वो कितनी बचेंगी? इस पे क्या विचार है लोगों का? और ये जो परिसीमन पहले हुआ, जो सीट का आवंटन पहले हुआ, जो आदिवासी क्षेत्र घोषित किया गया, वो किस आधार पे किया गया? मैं 1990 जो कमीशन ऑन झारखंड रिपोर्ट्स है उसमें ये बात साफ लिखा है कि कुर्मी एक गैर सरकारी आदिवासी है और निष्कर्ष के पेज नंबर 34 में भी साफ लिखा है कि इसकी आबादी जो है 50% से ज़्यादा इस प्लेटू में है। तो हम किस बात को लेंगे? और संवैधानिक तौर पे जब हम इसको देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स हैं, रिजर्वेशन को छोड़ के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो है कुर्मी में शुरू से लगते आए हैं 1865 से। और ये 1865 क्या है? ये हिंदू सक्सेशन एक्ट जो 1855 में आई थी, जिसमें कि गोद लेने पे जो राजा का अधिकार होता है या जो प्रॉपर्टी होता है उसके वजह से जो प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे थे उस प्रॉब्लम के वजह से 1857 होता है। 1857 का रिवॉल्ट होता है, उसके बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट को अमेंड करके इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 लाया गया, जिसमें मूल जो झारखंड के छोटानागपुर के आदिवासी थे उसमें 13 में कुर्मी भी शामिल है। तो बताइए ये कितनी बड़ी साजिश है हमारे क्षेत्र में और हम लोग सोए हैं। अगर हमें आरोप लगाया जाता है कि नहीं कुर्मी आदिवासी नहीं है, अफीम की खेती करने आया था, तो मैं उनसे भी ये बात कहना चाहता हूँ, जब आप निजामुत अदालत के कागज़ों को देखते हैं, जो फर्स्ट घटना होती है गांव में, उन घटनाओं का पंचायती करते आपको महत्व मिलेगा।
कुर्मी महतो मिलेंगे उसमें। तो बताइए, गांव का महतो अगर हमारे समाज से है, वो पंचायती व्यवस्था को निर्वहन कर रहा है, उसको अनुपालन कर रहा है, और उसकी जो बातें हैं गवाही के रूप में सम्मिलित हो रही हैं, और हम पे आरोप लगाते हैं नहीं अफीम की खेती करने आए थे। मतलब ये कैसा आरोप है? ये कहीं ना कहीं आपको भ्रमित या आपको धोखा देने का प्रयास है, क्योंकि सेंसस अभी हो गया, सेंसस होना है, पहली घटना। दूसरी घटना देखिए आपकी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तीसरी घटना क्या है इसमें कि आधार कार्ड का लिंक होना वोटर आईडी के साथ। जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी और आपके विरोध के कारण कुर्मी को अनुसूचित जनजाति के सूची में अपडेट अगर नहीं किया जाता है तो ये पॉपुलेशन किस ओर बढ़ेगा। तो ये सोचने वाली बात है। हमारे नेता जो है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो बताएं कि ओबीसी पॉपुलेशन जब राज्य में बढ़ जाएगा, जिस बात को हम लोग कह रहे हैं कि 5वीं अनुसूची का राज्य है, और वो अगर कुर्मी को पार्टिसिपेट या कुर्मी को सम्मिलित करते हैं तो 6ठी अनुसूची की ओर बढ़ेगा, और कुर्मी जहाँ घटा वो 5वीं अनुसूची से बाहर होगा। तो बताएंगे हमारे बुद्धिजीवी जो है, उनसे सवाल कीजिए कि इन सब घटनाओं का आप किस रूप में लेंगे जो आने वाले दिनों में हमारे साथ बीतने वाली हैं। आप तो प्रलोभन में या किसी के कहने पे विरोध कर ले रहे हैं, पर इसके वजह से जो राजनीतिक उथल पुथल होने वाला है उसका कौन जिम्मेदार होगा, यह मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, आप जो बोल रहे थे, आप सही बात है, अपने बात को आप रखें और रखना भी चाहिए। यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि आर्टिकल 342 में जो है एनलिस्ट किया गया, उसी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला। जितने भी जो उस शेड्यूल में जितने ट्राइब्स की जनजातियों को उसमें रखा गया, उन्हीं को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया। आप भी मांग कर रहे हैं कि उसी में आपको भी रखा जाए ताकि शेड्यूल ट्राइब आपको गिना जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर होता है कि आप आंदोलन पहले से कर रहे हैं, ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन टीआरआई के रिपोर्ट में जो है 2 बार आपके जो मांग है उसको खारिज किया गया है ना। तो उसको आप कहाँ तक सही मानते हैं या फिर गलत मानते हैं? देखिए, टीआरआई के रिपोर्ट को आप यदि पढ़ेंगे तो टीआरआई के रिपोर्ट में जो कहा गया है, हमारे ये टोटेम है, आप भी उस पर गौर कीजिए, और जितने भी और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगा वो भी टीआरआई रिपोर्ट को पढ़ें और ये हमें ये बता दें हमारे जो टोटेम है, टोटेम तो हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरा सातवार है, किसी का कारवार है, अर्थात टोटेम जो होता है प्राकृतिक वस्तु, प्राकृतिक जीव, प्राकृतिक जंतु, इससे होता है। जैसे मुतुरवार का मकड़ा होता है, तो टोटेम को यदि आप डिस्टॉर्ट करके अलग व्याख्या करके वहाँ पेश करते हैं, एक्चुअली होता क्या है, यदि टीआरआई सही ढंग से रिपोर्ट देता, सही ढंग से करता, तो डिस्टोर्शन करने की बात नहीं आती। अभी भी मैं कहता हूँ, आप टीआरआई के अलावा और भी तो यहाँ पे एक्सपर्ट लोग हैं जो समझते हैं यहाँ की एंथ्रोपोलॉजिकल सारे ट्रेड्स को समझते हैं, वो एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेड्स को देखें। और अभी जो डीएनए रिपोर्ट आया है, अखिलेश श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में पेश किया, उसने साफ दिया है, जो डीएनए सैंपल लिया गया था हमारे कुर्मियों का, बंगाल से लिया गया था, उसमें साफ आया है ये प्रिमिटिव ट्राइब का ये इसमें जीन है। तो प्रिमिटिव ट्राइब का जीन को आज हमारे ये जो बितंडा खड़ा करने वाले हैं वो कैसे नकारेंगे, वो थोड़ा सोच लें। दूसरी बात है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ हमारा जिले साहब का जो है वो सरदार के साथ, भूमिज के साथ, मुंडा के साथ उन्होंने जो दिखलाया है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, क्या सफलिक इंडेक्स हो, ठीक है ना, और फिर नजर इंडेक्स हो, या स्ट्रेचर ऑफ द बॉडी हो, कलर ऑफ कंप्लेक्शन ऑफ द बॉडी हो, ये सारा चीज़ जो है उससे ये होता है कि ये कुर्मी दे आर प्रिमिटिव ट्राइब, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप डंके की चोट पर या राजनीतिक डंडा पर ये कहिएगा कि नहीं, इनको नहीं होने दिया जाएगा। तो सूरज सिंह मिश्रा जो कहते हैं, आपके नहीं कहने से क्या वो होगा। लालू प्रसाद जी ने कल बता रहे थे, लालू प्रसाद जी ने कहा कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, मतलब झारखंड कभी नहीं बनेगा, और नतीजा क्या झारखंड बन गया। मतलब कहने का मतलब है, यदि हम सही हैं तो हमारा विरोध होगा। इसलिए हम यदि संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं, प्रिमिटिव ट्राइब के ट्रेड्स की बात करते हैं, तो वो सही है। कोई भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट अदर देन जो टीआरआई में बैठे हुए हैं और टीआर में जो बैठे हुए लोग का जो कहना होगा वो क्या अंतिम बात होगी, इसके बाद भी तो कुछ बात है। तो ये एक इसका हवाला देकर ऐसा न कहा जाए। और अभी की स्थिति क्या है, अभी ये टीआरआई का दलील कहाँ ठहरेगा, क्योंकि अभी जो सीआरआई का रिपोर्ट बंगाल से जाने वाला है, आपका कुर्मियों का रिपोर्ट उड़ीसा से भी जाने वाला है। तो टीआरआई यदि 22 होकर कोई रिपोर्ट कहता है और तीनों में तालमेल नहीं होगा, तब यहाँ के जो 22 लोग हैं उन्हें जो रिपोर्ट दिया है उनका क्या होगा, क्योंकि
से एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं और इंडिया लेवल कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। इतना ही नहीं, अभी कुर्मियों के पेट पर, झूमर पर, लिप पर रिसर्च करने वाले बाहर के लोग आ रहे हैं, उनका क्या व्यू है, क्या उसको नकारा जा सकता है? और सबसे बड़ी बात मैंने कही दिया, जब डीएनए सैंपल, डीएनए रिपोर्ट कह दिया कि ये प्रिमिटिव ट्राइब के हैं, तो फिर आपका विरोध जो है उसका औचित्य क्या है? क्या आप राजनीति से प्रेरित नहीं है? राजनीति से हम प्रेरित नहीं है और हमें राजनीतिक डंडा खड़ा करने के लिए आज आपके सामने नहीं बोल रहे हैं। मेरी सलाह है कि राजनीतिक डंडे से गाइड होने की कोई जरूरत नहीं है। सामाजिक समरसता तो जो बनाना होगा तो कुड़ियों को बड़े भाई के तौर पर स्वीकार करना ही पड़ेगा। और सुशील कुमार बागे, हमारे महाराज गोमके, हमारे रामदयाल मुंडा, हमारे बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। सब दिन इन लोगों ने कुड़ियों को साथ लेकर चला, तो क्या इनकी दूरदृष्टि नहीं थी? इनकी दूरदृष्टि थी। अभी हमारे निर्मल में जो बचे हुए हैं, उन्होंने क्यों रिकमेंड किया कि नहीं, इनको भी अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में दर्ज होना चाहिए? तो क्या गलत करें? आज चीख कर और चिल्ला करके हमारे सूरज सिंह मिश्रा कह रहे हैं नहीं, कुर्मियों का एसटी सूची में शामिल करना सही होगा। और ये जो आपके तरफ से है, देखिए ये आप ही के लोग कह रहे हैं झारखंड के कुर्मी आदिवासियों को जनजाति सूची में शामिल किया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका यहाँ बैनर देख लीजिए। और क्या कहते हैं, ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासियों को जनजाति सूची से बाहर किया जाए। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है और ये मेरा बैनर नहीं है, आप ये देख लीजिए। तो आप जो कहते हैं मेरा झारखंडियत को और कुड़ियों की असलियत को समझिएगा तो सब कुछ सही चलेगा। दूसरी बात यह है कि समरस झारखंड को यदि आप देखिएगा तो मैंने पिछले बार भी एक इंटरव्यू दूसरे चैनल में कहा कि जहाँ मुंडा और कुड़ी बसते हैं, ये जो आप दिखा रहे हैं समरसता है। ये जो आप दिखा रहे हैं फोटो, ठीक है, ये फोटो कहाँ से आपको मिला? कहाँ से? आप इसका बैनर ही देख लीजिए। नहीं ना, बैनर ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोई ऑथेंटिक जगह हो जहाँ से तो मिला होगा, मैंने अपने से नहीं बनाया, मैगजीन से मिला, क्योंकि हमको लगता है कि ये पोस्टर हम पहले देखे हैं और उसमें कुछ और लिखा हुआ था, हमको ऐसा लगा। नहीं, ऐसी बात नहीं, जो आपके सामने है, ठीक है, मैंने इसमें कोई डिस्कॉट नहीं किया। दूसरी बात यह है, आप जो कह रहे हैं कि कुर्मियों को होने नहीं दिया जाए, यही चीज तो हम बार बार कह रहे हैं। आज परिसीमन में आप 28 सीट से आप 20 तक में आने वाले हैं। क्यों? तो आज परिसीमन को आपने जोड़ करके 26 तक रुकवा दिया है, लेकिन क्या 26 तक रुकेगा? आप अभी भी देख लीजिए इन्फ्लक्स जो बाहर से आने वालों की संख्या आफ्टर 2000 झारखंड बना तब क्या संख्या हो रही है आप समझिए। सूरज सिंह मिश्रा का दूरदृष्टि है, तब वो कहते हैं आप यदि माइनॉरिटी में आ जाते हैं तो ज़्यादातर सीट आपका जनरल हो ही जाएगा, आप उसको बचा नहीं सकते हो। उसमें कुर्मियों को कुछ नहीं करना है। आपका जो पॉपुलेशन, बाहरी पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो कुर्मियों के। अच्छा, आप एक चीज़ को बताइए, देखिए मैं आपके पक्ष को जान रहा हूँ, आदिवासी नेताओं के पक्ष को भी मैंने दिखाया है। यहाँ पे उनका सवाल ये होता है कि कुर्मी और कुड़मी, है ना, जैसे एक सवाल हुआ, तो किस तरीके से वो अलग है और जिन राज्यों की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो किस तरीके से वो अनुसूचित जनजाति उनको माना जाए? इसीलिए तो आपने जो सवाल किया ना, बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और इसको यदि लोग समझ लेंगे तो बड़ी बात हो जाएगी। आप बाहर के कुर्मी जिसको कुर्मी कहते हैं, कुर्म से वो लोग अपने को जोड़ते हैं, मतलब बिहार के, यूपी के, गुजरात के या महाराष्ट्र के, उनका संबंध होता है ऋषि मुनियों से, उनका जो गोत्र बनता है। और हमारा गोत्र बनता है टोटेम, हमारा बनता है प्राकृतिक वस्तुओं से, जैसे सखवार हो गया, कड़वार हो गया, डुमरियार हो गया, मुतरवार हो गया, टिडवार हो गया। इस तरह के जो हैं हमारे भी प्राकृतिक हैं। और आज से नहीं, हमारे 81 टोटेम का लिस्ट पूरा बना हुआ है। 81 टोटेम हमारे हैं और उसके सब टोटेम भी हैं, तो 81 टोटेम। और दूसरी बात ये टोटेम हमारे साथ साथ में इनमें कुछ टोटेम मुंडाओं से भी मिलते हैं, कुछ टोटेम संथालों से भी मिलते हैं, तो ये टोटेम की समानता भी है। तो हकीकत जानते हुए भी यदि आप कहिएगा बिहार के कुर्मियों के तर्ज पर यहाँ के कुर्मी जो है कि समृद्ध हैं, आगे बढ़े हुए हैं, तो ये एक भ्रामक स्थिति है, ये सही नहीं है। हम टोटेमिक हैं, हम प्राकृतिक पूजक हैं, क्योंकि सरनाथान में हमारा पूजा चलता है, 12 माह से 13 पर्व ही हमारा पर्व है। हमारा दूसरा पर्व अपना पर्व नहीं है, क्योंकि सोशल फेस्टिवल इसको कहते हैं, सोशल फेस्टिवल इसको कहते हैं। वो हमारा 12 माह से 13 पर्व, जिसको अखान यात्रा से शुरू होता है। अखान यात्रा मतलब पहला माह क्यों? सूरज का उत्तरायण होता है, तो उत्तरायण को सूरज को देख करके यदि हमने निर्धारित किया, मतलब प्रकृति को हमने स्थान दिया। तो इसी तरह जितने भी देखिएगा कर्म का देखिए, तो कर्म को मैंने पिछले बार भी कहा था कि कर्म का सारा रिवाज जो है, सारा गीत जो है, आप कुर्मियों के लोक साहित्य में देख लीजिए। और बांधना अभी चल रहा है, बांधना इसको सोहराई भी कहते हैं, बांधना भी कहते हैं। तो बांधना या सोहराई जो होता है वो पशुधन की सलामती और धान को जो है उसको
सुरक्षित लाने के लिए अभी हमारे यहाँ लीपा पोती सब कुछ चल रहा है। और हमारे ये सोहराय पर्व में बांधना बर्दा वृत्तांत तो कहा जाता है। तो बांधना पर्व का सबसे हीरो जो है मेरा बर्दा है। अच्छा, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जैसे उरांव जनजाति है ना, झारखंड में उनको जनजाति माना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनको जनजाति नहीं माना जाता, उनको धांगर बोला जाता है। ठीक है, तो ये सवाल तो ज़रूर है। यहाँ पे आदिवासी नेताओं के द्वारा ये भी बोला जाता है कि कुछ मापदंड जो पूरे आहर्ता हैं, उन मापदंड के आधार पर अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में उनको शामिल किया जाता है। ठीक, तो आपको क्या लगता है कि वो मापदंड को पूरा कुड़मी समाज आज करता है? पूरा करता है कि नहीं करता है? तो पहला मापदंड है प्रिमिटिव ट्राइब के लक्षण, मतलब आदिम जनजाति के लक्षण। ठीक है, तो आदिम जनजाति के लक्षण में यदि अब रस्म रिवाज में जाइएगा तो मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं आपको बताता हूँ। जंगली जीवन में जब हम लोग आग निकालते थे, हमने आग देखा, तो आग निकालने के लिए हमने क्या काठी का उपयोग किया। आज भी यदि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर हमारे गांव में चलकर आपको काठी से आग निकाल के दिखा दूँ, दिखाते हुए लोगों को दिखला दूँ, तो आपको आश्चर्य होना पड़ेगा। और मैं एक घटना, रियल घटना बताता हूँ। 1960 के ज़माने की बात है। उस वक्त दियासला वगैरह उतना प्रचलन नहीं था। रांची से मेरा किता पड़ता है, किता से ली सीसी रोड पर जा रहे थे कुछ कार से लोग, तो उनको सिगरेट पीने की ज़रूरत हुई, लेकिन उनके पास लाइटर नहीं था। उन्होंने पूछा, भाई मेरे यहाँ पर आग मिल सकता है? बोला कि देखिए अभी तो आग हमारा बुताया हुआ है, नहीं मिलेगा, लेकिन एक आदमी है जो कि जंगल बस्ती सराहना जाते हैं और वो काठी से निकाल के देगा। तो उसको बुलाया गया, उनके पास वो था, उन्होंने काठी से आग निकाल के उनको दे दिया और उन्होंने सिगरेट जलाया और खुश होकर के उस समय के हिसाब से काफ़ी पैसा दिया। आप ताजुब हो जाइएगा। तो ये ट्रेट आज भी वहाँ पर है। दूसरा ट्रेट है शिकारी जीवन का। बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। हमारी जब शादी होती है, शादी के बाद बर वधू को ले जाया जाता है तालाब में या नदी में स्नान करने के लिए, घोटी लुका बोलते हैं। उसका जब हम लोग वापस लौटते हैं तो लड़के के हाथ में दिया जाता है धनुष, तीर और धनुष, और लड़की का जो वधू होती है उसको एक टोकरी, वो आता है शिकार करता है। प्रतीकात्मक रूप पर रखे जाते हैं खरगोश, हिरन, बराह रखे जाते हैं। और वे लोग, वो लड़का क्या करता है, बर क्या करेगा, वो तीर से वो शिकार करेगा, मतलब प्रतीकात्मक शिकार करेगा। वो जाके उठा करके यहाँ डालेगी, मैंने आते 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 मतलब मोटा मोटी उसका हो जाएगा। तो ये जो ट्रेट है, ये जो रिवाज अभी हमारा है, हमारी शादी में भी मैंने यही हुआ था। मैं अपना ही बोल रहा हूँ, अभी भी होता है। और आने के बाद जैसे शिकार जब मिलता था तो लोग नाचते थे, तो पहले आके लोग घर आंगन में नाच के तब जाके प्रवेश करते थे कि आज हम लोगों ने शिकार करके लाया। मतलब शिकारी जीवन का ट्रेट भी आज हमारे रस्म रिवाज में है। आइए प्रिमिटिव ट्रेड्स के अब जो शादी ब्याह संस्कार में आइए, शादी ब्याह और मरण संस्कार में, ठीक है ना। तो शादी में आप जानते हैं अमलो खावा, आम बिहा, महुआ बिहा, या क्या ब्राह्मण तरीके के हैं हम लोग? क्या ये आपका 7 फेरा अग्नि फेरा करते हैं? नहीं करते हैं। तो क्यों करते हैं? आम से, महुआ से, मतलब अमलो खावा, इसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक विश्लेषण है जो कि यहाँ संभव नहीं है। तो ये सारा चीज़, क्योंकि हमारे जितने भी प्रकृति रिलेटेड हमारे जितने भी ट्राइब थे, हम तो थे और भी जो आपके भी बता रहे हैं, तो प्राकृतिक जितने भी तौर तरीके हैं उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को समझिएगा तो समझ जाइएगा सही में यह प्रकृति के साथ लड़े रहने वाले लोग हैं। और यदि आप दिसम गुरु की बात कहें तो दिसम गुरु ने अपने इंटरव्यू में कहा था, हाँ कुर्मी लोग भी एक ज़माने में यहाँ बाघ भालू से लड़ करके यहाँ की पेड़ों को काट करके यहाँ की ज़मीन को बनाया, रहने लायक ज़मीन बनाया। तब किसको इनकार करिएगा आप? तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया शादी ब्याह का। अब जो बात आती है आप करम का एक गीत में आइए, जाहू जाहू करम राजा यहो चोहो मास आवे दे भागौरो मास आनो घुरा। वहाँ 6 मास की बात कही गई है। हे करम राजा तो 6 महीने के लिए चल जाओ। कितना प्राचीन है। मतलब जब आपकी काल गन्ना जोड़िए और 12 महीने का गन्ना शुरू ही नहीं होता, उस जमाने से यहाँ पर काल गन्ना थी। 6 महीना में वहाँ पर होता था। आपको 6 मास में साल होता था। क्या क्या? आपका मधु मास, नीरण मास, रोपा मास, भादर मास, काटेन मास, जान मास। तो 6 ऋतुओं के आधार पर वे वर्ष गणना करते थे। ठीक है, तो वर्ष गणना की ये पद्धति आपको ये बताएगी कि सही में ये कितने प्रिमिटिव तरीके का ये माने काल गणना करते थे। उसके बाद 12 मास का गणना बहुत बाद में आया, चाहे वो आपका शक संवत हो, विक्रम संवत हो या आपका रोमन कैलेंडर जो है, ये बहुत बाद में आया। और इस तरह के 6 मास वाले गीत खाली एक नहीं, कई गीत हैं जिसमें के हो तो कांटे के हो तो कांदे के जन्म हो, के हो तो कांदे छो हो मास रे, के हो
तो कांदे डेढ़ पहर रोतिया भीनी सारे खोपा चिकी ना। उसका जवाब में आता है माँ तो कांदे छोहो मास रे वही नहीं कांदे, माँ तो कांदे छोहो मास रे वही नहीं तो कांदे आपका। उसके बाद है सारा जीवन केटा जन्म वही माई तो कांदे केटा जन्म वही नहीं तो कांदे 6 मास और तिरिया कांदे डेढ़ पहर रहती है भीम सारे खपा चिकना है। कितना बड़ा हमारे बुजुर्गों ने इसको परख करके अच्छा चलिए, आपका ये मानना है कि आपकी जो डिमांड है वो वाजिब है और सही डिमांड आप कर रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि टीआरआई का जो रिपोर्ट है उस पर संशय है, सवाल है, कहीं ना कहीं आपके साथ नाइंसाफ़ी हो। आप बताइए, आप महतो के बारे में बता रहे थे तो मतलब जनजातियों में ये कहा जाता है, खासकर उरांव जनजाति में ये कहा जाता है कि महतो एक पद है। जिस तरीके से पहान एक पद है उसी तरीके से महतो एक पद है। तो उरांव जाति में भी जनजाति में महतो होते हैं, है ना, जो कि गांव को का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को देखते हैं। आप तो एंथ्रोपोलॉजी में रिसर्च भी कर रहे हैं, आप बताइए कि उन लोगों को क्या बोलेंगे कि उन महतों में या फिर इन महतों में जो है आदिवासी या फिर शेड्यूल का जो ट्रेट है वो किस तरीके से आप बोलेंगे कि नहीं दोनों में वो चीज़ दिखता है? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि महतो जो पद है, मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि आपने कुछ जानने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले बात है कि महतो पद है उसके ऊपर कौन सा पद है। तो क्या उरांव जनजाति में परगनेत का पद है? परगनेत के ऊपर होता है थपाल। तो क्या उरांव जनजाति में थपाल का पद है? थपाल के ऊपर होता है मड़ल। क्या उरांव जनजाति में मड़ल का पद है? मड़ल के ऊपर होता है देश मड़ल। क्या उरांव जनजाति में ये जो देश मड़ल का पद है? फिर अब बात आती है कि यहाँ झारखंड में बहुत सारे ऐसे जनजाति और ऐसे गैर जनजाति हैं जो इस पद का उपयोग करते हैं। जैसे कोयरी महतो लिखते हैं, कुम्हार महतो लिखते हैं। आप हमारे जो सांसद हैं यहाँ से रांची के सांसद हैं आदित्य साहू, उनके खतियान में जब आप जाकर देखेंगे तो उनके भी पूर्वजों का नाम महतो है, वो भी गांव के हेडमैन हैं। इसका मतलब है कि महतो एक पद है, पर सबसे ज़्यादा जो पद किनके पास? तो जेठ रैयत है। ये पद जेठ रैयत को मिलता है, मतलब जो खुटकटी जो भागीदार है गांव को बनाने में उनको मिलता है। और जो भी लोग इस सामाजिक व्यवस्था के पार्ट हैं उसमें सम्मिलित रहे हैं उनको ये पद में सुशोभित या उन्हें ये पद मिला है। दूसरी बात, आपने एक बातों में कहा कि टीआरआई रिपोर्ट के बारे में। मैं इसमें कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस एक डेट को बताना चाहता हूँ। टीआरआई रिपोर्ट में एक बात कहता है कि 6/11/1930 को पत्रांक संख्या 1944 और 1945 के अनुसार जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है उन्होंने एक लेटर दिया और उन्होंने कहा कि कुर्मी एवं कुर्मी दोनों एक हैं और हम लोग को एक ही कॉलम में जनगणना किया जाए। तो आप डेट बहुत ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है 6/11/1930 और 1914 पत्रांक संख्या और 1945। और इसके बाद हमारा गैजेट आता है जो पब्लिश होता है, जिसमें लिखा है क्या, नोटिफिकेशन नंबर, ये गैजेट का नाम है द बिहार एंड ओडिशा गजेट। ये डेट क्या है, पब्लिश बाय अथॉरिटी, नंबर 49 है, पटना, वेडनेसडे, दिसंबर 16, 1931। ये गजट में आपको इंडियन सक्सेशन एक्ट, यहाँ देखिए 8 दिसंबर 1931 को ये नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया गया है कि ये जो मांगे हैं वो गलत है, उसको नकार दिया गया है। तो फिर ये आरोप लगाना कि कुर्मी क्षत्रिय हो गया है या कुर्मी जो है क्षत्रिय है, उन्होंने मना कर दिया है अपने अधिकारों को, ये वहाँ से ये निरस्त हो जाती हैं बातें। दूसरी बात क्या होती है, हरकनाथ ओहदार और गणपत राय, यहाँ के जो 7 मौजा के जो मालिक थे, या जेठ रैयत उसको बोलेंगे, वो जेठ रैयत भी बोलेंगे और उनको परगनैत भी बोलेंगे, क्योंकि 6 मौजा के मालिक जो हैं वो परगनैत हुआ करते थे। जैसे अमर चौधरी जी हैं चिल्दाग के जो परगनैत थे, फिर उनको ओहदार भी या चौधरी के पद से अंग्रेज़ों ने मतलब टैक्स कलेक्शन में भागीदारी बनाया तो उनको वो पद दिया गया। तो बात क्या है कि हरकनाथ ओहदार जी का केस में साफ लिखा है कि वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर आते हैं, कौन कौन से आर्टिकल उनके अंदर में लगते हैं, वो कैसे हिंदू नहीं है, ये बारे इनके
उनके बारे में कब से जानकारी दी है तो 1885 से एक केस हुआ था, वहाँ से उनके बारे में ये रिफरेंस में किया गया है। और दूसरा, कानूनी व्यवस्था के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जब हम कोई बिल को लाते हैं, वो सदन में उनमें बहस होती है, उसके बाद वो पारित होता है, वो फिर कानून बन के राज्यपाल के पास जाता है और न्यायपालिका उसको संग्रहित करती है या उसमें उसको प्रोटेक्शन करती है, उसको संचालित करती है, और उसमें जो उल्लंघन करते हैं उसको फिर सजा का प्रावधान है उसमें। तो कुर्मी में जो सक्सेशन एक्ट लग रहा है, कुर्मी में जो ST/SC एक्ट नहीं लग रहा है, कुर्मी में मैरिज एक्ट नहीं लग रहा है, कुर्मी में जो है शेड्यूल 5 के नियम जो लग रहे हैं, वो क्या कहते हैं? मतलब ये न्यायपालिका जो मान रही है, इसका मतलब ये सारे काम पहले हो चुके हैं, तभी तो न्यायपालिका उसको कंजर्व कर रही है, उसको प्रोटेक्शन दे रही है। तो हमारे पास रिजर्वेशन को छोड़ के, एजुकेशन रिजर्वेशन और पॉलिटिकल रिजर्वेशन छोड़ के सारी संवैधानिक जो सेफगार्ड्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं, वो हमको मिल रहा है। तो बात यहाँ पे उठता है ना कि इन्हें क्यों नहीं मिल रहा है अभी। तो जब राज्य और देश का निर्माण होता है, जब देश का निर्माण होता है तो जब उसको निर्माता लोग के पास दो ऑप्शन होता है। जब हम देखते हैं हमारा देश का जब बंटवारा होता है तो कुछ लोग देश से बाहर चले जाते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं। तो रीलिस्टिंग और डीलिस्टिंग का प्रावधान उस टाइम देश के पास होता है। फिर जब राज्य बनता है तो कुछ जनसमूह जो है राज्य से बाहर चले जाते हैं, कुछ जनसमूह उसके अंदर आ जाते हैं। तो उस समय भी लिस्टिंग का काम होता है। तो हम लोग को जब लिस्टिंग करने की बारी आती है उस समय छोड़ दिया जाता है, मगर जो न्यायपालिका के जो नियम है, जो न्यायपालिका जिससे चलती है, उसमें हम लोग हैं। तो बताइए, न्यायपालिका से बढ़कर क्या है इस देश में? संवैधानिक स्थिति किसको प्रोटेक्ट करती है? जो संविधान है वो न्यायपालिका से चलती है। तो हम लोग संवैधानिक अधिकार में हैं, बस हमें क्या नहीं मिल रहा है, उसका बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है। और ये लड़ाई लोग कहते हैं कि आप रिजर्वेशन के लिए कर रहे हैं। नहीं, जब तक कुर्मी है तब तक ये सिविलाइजेशन बचेगा, यहाँ की आदिवासियत बचेगी। क्योंकि जब आप गाँव में जाते हैं ना, उनकी भाषा देखिए। अगर कुर्मी बाहर से आया हुआ होता है, दो तरह के एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म होते हैं, एक होते हैं बायोलॉजिकल, एक होते हैं आपका सोशियो इकोनॉमिकल। तो आप बायोलॉजिकल टर्म में देखिए, जो हमारा मॉलिक्यूलर है, हमारे हेड है, हमारे एयर है, हमारी आइज़ है, हमारे नेल्स है, या हमारी कलर है, हमारी वोकल फ्रीक्वेंसी है, वो किससे मैच करते हैं, वो किस एरिया से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से बनता है DNA फॉर्मेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं कि हम लोग का जो परिवेश होता है उससे हमारी संरचना होती है। आप देहाती गाय और एक हिमालयन गाय में अंतर समझते हैं ना। फिर क्या होता है सोशियो इकोनॉमिक। तो सोशियो में क्या होता है कि जो परिवेश होता है, गांव में जब आप जाएंगे तो महतो का घर देखिए किस जगह पे है और बाकी समुदायों का घर कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद उनके जब गांव में इंटर कीजिएगा तो उनका जो परिवेश है खेतों का, जब इंटर कीजिएगा तो दो दोहर मिलेगा आपको, एक इंटर करते टाइम, एक एग्जिट करते टाइम। तो ये फिर उनका ऑक्यूपेशन देखिए, इकोनॉमिक कंडीशन। फिर कल्चर में क्या आता है कि उनकी भाषा, उनकी लोक नृत्य। आप जितने भी यहाँ के नृत्य जानते हैं, जितने भी आप सांस्कृतिक गीतों को गाते हैं, वो किन की भाषा में है। अगर कुर्मी किसी और क्षेत्र से यहाँ आया होता तो उसको यहाँ की भाषा सीखने की आवश्यकता होती, न कि कुर्मी की भाषा को अलग जनजातीय को सीखने की ज़रूरत होती। आप संथाल देखिए हमारी भाषा बोलते हैं, मुंडा देखिए हमारी भाषा बोलते हैं, उरांव देखिए, कुड़ुक छोड़ के वो हमारी भाषा को बोलते हैं। तो क्यों ज़रूरत पड़ रही है? कम्युनिकेशन। तो बहुत सारे चीज़ हैं, बहुत सारे फैक्चुअल डिटेल हैं जो इस बात को साबित करते हैं। अच्छा, आप दो बड़ी बातें यहाँ पर बोले कि ST/SC एक्ट जो है कुर्मियों में नहीं लागू होती। जी ठीक है, इस बात को थोड़ा और क्लैरिफाई आप करेंगे अच्छे से, क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, अगर एक बात समझने की है, मैं ST/SC हूँ, मैं दूसरे ST/SC को अगर किसी तरह का बात तो कहता हूँ तो ये हमारे बचाव के लिए लगा है तो कैसे उसमें लगेगा? मतलब यहाँ पे है कि प्लस प्लस जो है वो प्लस ही होगा या माइनस होगा। तो प्लस माइनस ना माइनस होगा। सबसे बड़ी बात है कि करंट जिस तरह से फॉर्मेट में काम करता है उसी तरह का यही है कि
अगर मैं कुड़मी हूँ और दूसरे कुड़मी को गाली दे रहा हूँ, या मैं उरांव हूँ और दूसरे उरांव को गाली दे रहा हूँ, जो ST/SC कैटेगरी में आता है वो उसमें नहीं लगेगा, क्योंकि वो उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया अदर से। ठीक है, तो जो एक कम्युनिटी है, जो आदिवासी कम्युनिटी है, दूसरे आदिवासी कम्युनिटी को बोलेगा तो कैसे लगेगा? मैं अगर जनरल होता तो ये एक्ट लगता। तो इसका भी प्रावधान ये है क्या, जो आपने जो सवाल उठाया ये बहुत लॉजिकल है और बहुत इसमें एक प्रॉब्लम है। जो लोग कहते हैं ना कि किसी को लग गया, अगर मैं कुड़मी हूँ और मैंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, कैसे? वो धर्म परिवर्तन मैंने एफिडेविट के माध्यम से किया है, जिसमें जब मैं किसी तरह के केस में गया, वहाँ मैंने अपना एफिडेविट बनाया और उसमें कहा कि मैं हिंदू हूँ, नहीं मुसलमान हूँ, सिख हूँ, तब वो चीज़ वो कन्वर्ट होके उसमें लग सकता है। लगेगा कि नहीं ये न्यायपालिका के अंदर है, पर जो कन्वर्टेड है उसमें लग सकता है। क्या क्या विशेष प्रावधान है ये जानने की आवश्यकता है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, जो आप बात कर रहे थे भाषा के आधार पर जो बात कर रहे थे कि उरांव भी, संथाली भी, सारे लोग कुड़मियों की भाषा को बोलते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन आप कल्चर की भी बात करें तो कल्चर भी वही चीज़ बोलता है कि वो तो लर्न बिहेवियर ही है, सीखा हुआ व्यवहार है ना। और लंबे समय तक अगर किसी चीज़ को कोई करेगा तो सीखेगा ही, व्यवहार में आएगा। कल्चर पे मैं थोड़ा सा विशेष इसमें बताना चाहूँगा। कल्चर जो सिविलाइजेशन है उसका फर्स्ट शुरुआत होता है खेती से। खेती जब आदि मानव ने खेती से करना शुरू किया तब जाके विलेज सेटलमेंट होगा। पहले विलेज सेटलमेंट नहीं है, पहले एग्रीकल्चर है, उसके बाद क्या है, विलेज सेटलमेंट है। तो इसको समझने की आवश्यकता है कि कल्चर कैसे बनता है। कल्चर के जो मुख्य पिलर्स हैं वो कौन कौन है। सबसे पहले होगा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। आप एक भूभाग में रहेंगे, उसमें रहने वाले दूसरे कुछ जनजातीय लोग होंगे, जनजातीय परिवेश के लोग होंगे जो रेडियस में रहते हैं, उसके अंदर रहते हैं। और कल्चर की सबसे बड़ी वाहक क्या होती है, उनकी भाषा, कम्युनिकेशन। तो भाषा के बिना कल्चर का कैसे निर्माण हो सकता है? तो एक मैं जिस कोड को बोल रहा हूँ, डिकोड करने वाला इंसान चाहिए ना। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे भाषा बन गया, उसके बाद उसके शादी विवाह के नियम, फिर उसमें क्या होगा, भाषा में ही कला आएगी, गीत आएंगे, संगीत आएंगे। और यहाँ की भाषा का विशेष बात बता रहा हूँ कि जब यहाँ की आप ढोल और मांदर की थाप सुनिएगा तो 3 काल में बात होता है, 3 थाप है। और कुड़मी का जो भाषा है, जब उनके गीतों को सुनेंगे ना तो 3 काल मिलेंगे आपको। जब आप वहाँ के विवाह के रिचुअल को सुनेंगे, उनके गाने को सुनेंगे, कौन क्यों और कैसे कर रहा है, इनके बारे में विशेष जानकारी होता है। तो भाषा संस्कृति कैसे बनता है, लोग स्किप कर जाते हैं और समझते हैं कि नहीं ये ऑटोमेटिक हो गया। तो सबसे बड़ा चीज़ इसमें है कि समझना, प्रोसेस को समझना कि किसी चीज़ का निर्माण कैसे होता है और वो कैसे इस रेडियस में हो सकते हैं। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। मेरे मन में कुछ प्रश्न आ रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक प्रश्न आपसे पूछूं कि जब हम बात करते हैं किसी भाषा की, है ना, तो वहाँ पर जो है कल्चरेट जब लोग होते हैं लंबे समय तक तो एडॉप्टेशन भी आता है। ठीक है, अभी मान लीजिए यहाँ का कोई ट्राइब ही होगा, शेड्यूल ट्राइब ही होगा, और वो हरियाणा या फिर किसी दूसरे जगह में जाकर लंबे समय तक रहेगा तो वाकई आधार बात है कि उनके भाषा में परिवर्तन आएंगी। ठीक है, तो ये सदान और कुड़मी किस तरीके से अलग आप समझते हैं? देखिए, आपने सबसे पहले कहा कि कोई एक ज्योग्राफिकल एरिया से माइग्रेट करके दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में जाता है तो एक अडॉप्टेशन आता है। तो जिस भाषा को वो बोलता है ना उसे लिंगुआ फ्रैंका बोलते हैं। ये जो लिंग्विस्टिक पढ़ते हैं उनमें इस बातों को उसमें विशेष रूप से बताया गया है कि लिंगुआ फ्रैंका संकर को बोलते हैं। जब दो लोकेशन से लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से जुड़ते हैं, उससे जो निर्माण होता है उस भाषा को लिंगुआ फ्रैंका बोलते हैं। और सदानी लिंगुआ फ्रैंका भाषा है। जब दो कम्युनिटी एक साथ जुड़ते हैं ना, उससे पैदा हुआ। पचपरगनिया लिंगुआ फ्रैंका है, खोरठा लिंगुआ फ्रैंका है। बात को समझे, बंगाली ये लिंगुआ है। तो जब दो समुदाय, जैसे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं एक साउथ एशियन हूँ, ठीक है, और मैं इंग्लिश का अगर प्रैक्टिस करता हूँ, बोलता हूँ और उनके प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छे से करता हूँ, तो क्या मैं अंग्रेजों ऐसा बोल सकता हूँ?
तो पहचान होगी ना। इसी को मैंने पहले बताया था, वोकल फ्रीक्वेंसी से पता चलता है। मैं जब बात करूँगा ना तो मेरे कुछ ऐसे शब्द निकलेंगे, उससे आप पकड़ लेंगे कि मैं किस एरिया से हूँ। जैसे ये कुछ शब्द बोलेंगे तो आप पकड़ लेंगे कि नहीं ये पचपरगनिया एरिया से है, ये कोरठा एरिया से है, नहीं ये बंगला एरिया से है। तो वोकल फ्रीक्वेंसी सेट करता है कि आप किस एरिया से हैं। ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो आपने जो उसके बाद क्या बोला था? सदान। सदान देखिए, सदान 1960 में ये वर्ड को लाया गया है। और ये वर्ड किसके लिए लाया गया? जो यूपी की ओर से, पलामू चाय चंपा की ओर से घुसे थे लोग, और उनके वजह से जो यहाँ और उनकी भाषाओं के साथ मिलकर जो शब्दों का निर्माण हुआ, उसको सदानी भाषा बोला गया है। आप इसके बारे में अच्छे से जानकारी लीजिएगा तो देखिएगा, शब्दों के जो मूल शब्द होंगे ना, मूल सब्जेक्ट जो होंगे वो यहाँ की भाषा होगी, और उसके जो फ्रंट और उसकी बैक होंगे वो अलग भाषा होगी। जैसे राउरे मन के बोलते हैं, तो राउरे कहाँ से बना है? रउआ से बना है। रउआ का वो फ्रंट है, ठीक है। जैसे मोय के जगह हामिन हो गया है। जैसे जो बंगला इन्फ्लुएंस में जो लोग हैं, मैं को क्या बोलते हैं? अमादेर बोलते हैं, आमी बोलते हैं, और अंत में क्या बोलते हैं? वो आछी। तो शब्दों का अंत में वो क्या करते हैं? उस चीज़ को चेंज करते हैं। मगर जितने भी लिंग्वा फ्रैंका के लोग हैं ना, उनके सब्जेक्ट को कभी नोटिस कीजिए आप, वो हमेशा मूल शब्द मिलेंगे, अपने मिलेंगे, और उसको उन शब्दों के साथ, जैसे नहीं खाई, जैसे आप कोई मीटिंग में जाइएगा तो हमारे जनजातीय लोग मीटिंग शब्द का उच्चारण नहीं करते हैं, वो मीटिंग बोलते हैं। कभी नोटिस किए? तो ऐसे ही होता है, ये भाषा कभी पूर्णतः अडॉप्ट नहीं करते हैं। हाँ, कम्युनिकेट करते हैं। और घर में गीतों में देखिए, गीत ऐसा है कि आप कुछ भी भूल सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं, मगर अपने रिचुअल जो है उसमें लोग बचा के रखते हैं। तो रिचुअल से पता चलता है। जो कुर्मी आपका सरगुजा में है और बांकुड़ा में है, जो असम में है, तीनों जब गीत गाएगा ना, सोहराय में आप सुनिएगा, तीनों का लय एक होगा। वो अलग अलग भाषा बोल रहा है, अलग अलग क्षेत्र में रहता है, फिर भी जब वो गीत गाएगा ना, तो ये कब आता है? जब गीत का एक भी वर्ड वो चेंज करता है तो उसकी वोकल फ्रीक्वेंसी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से लोग बचा के रखते हैं। इसीलिए ना महिलाओं और गीतों को बचा के रखा जाता है। इनको एक सर्कुलेट या कंजर्वेटिव जोन में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि भाषा, संस्कृति की सबसे बड़ी प्रोटेक्टर जो होती है महिलाएं होती हैं। इसीलिए वो समाज के दायरे के अंदर होती हैं। इसीलिए जब कोई भी सर्वे एंथ्रोपोलॉजी या किसी भी सोशल सर्वे करने लोग जाते हैं तो महिलाओं से ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहरी परिवेश से आदमियों के मुकाबले कम उनसे जुड़ी होती है, या उनका जो प्रभाव होता है वो कम होता है। तो इस तरह से हम लोग जांच करते हैं इसको, और जांचने के बहुत सारे तरीके हैं। और सभी जांच में आपको मैं कहना चाहूँगा कि सभी जांच में कुर्मी सफल हुआ है, सभी। और आज ये जो अधिकार या इतना मुखर होकर क्यों कह रहा है? क्योंकि वो सभी जांच में क्लियरेंस होने के बाद अब वह अपडेट करने बोल रहा है खुद को। क्यों? देखिए, मैंने कहा आप 10th का एग्ज़ाम देते हैं, सभी ने 10th का, यहाँ जितने बैठे लोग हैं 10th का एग्ज़ाम देते हैं, और सभी का रिजल्ट आ जाता है, बाकायदे मेरा नहीं आता है। ठीक है, मेरा रिजल्ट नहीं आया तो मैं क्या कहूँगा? फॉर्म भरने की बात कहूँगा कि मैं कहूँगा मुझे अपडेट कीजिए या मुझे कारण दीजिए कि मैं क्यों फेल हुआ था। तो मैं यहाँ पे सरकार से ये भी पूछ रहा हूँ कि मैं अगर अनुसूचित जनजाति के सूची में नहीं हूँ तो उसका कारण क्या है। दूसरा बात कि अगर मेरे पास कोई कारण नहीं है, आपके पास मुझे निकालने का कोई कारण नहीं है, तो अभी तक मेरा हक अधिकार क्यों खत्म है, क्यों नहीं मुझे मिला है? तो ये सवाल मेरा सरकार से है, मेरा संवैधानिक अधिकारों से है। इसके वजह से हमें जो निराशा मिली है, जो हमें विस्थापन मिला है, जो हमारे जगह को लूटा जा रहा है, उसकी प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है। तो हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने एक छोटा सा शब्द सुना होगा, दिक्कू। तो ये अगर किस खुटकट्टी को, किस मूल रैयत को, किस जेठ रैयत को अगर कोई कह दे कि आप यहाँ के नहीं हैं, मालिक को अगर रेंटर बोल दे, तो सवाल तो उठेगा ना। तो जो मूलवासी है, जो जेठ रैयत है, जो यहाँ का खुटकट्टी है, उसे क्या करना चाहिए? उस चीज़ का जवाब देना चाहिए या
उस शब्द को मान लेना चाहिए। तो ये किस तरह का लड़ाई हुआ? ये पहचान की लड़ाई है, ये हमारे अधिकारों अच्छा, की आप लड़ाई। बोल रहे हैं कि ये आरक्षण का बात नहीं है, हाँ। ये आइडेंटिटी के सवाल पर आप अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है और आपके डिमांड जिस बात को लेकर है कि आप थे और आपके अधिकार नहीं मिल रहा, लेकिन बहुत सारे आदिवासी के नेता जो हैं वो इस बात को बोल रहे हैं कि नहीं, ये जो है आरक्षण के चलते लोग इस सूची में आना चाहते हैं और जो है पॉलिटिकल फ़ायदा लेने के लिए आना चाहते हैं। तो यहीं पे मतभेद एक पैदा हो रहा है जिसके चलते लोग खंडों में बटे हुए हैं। ठीक है, तो इन सारे सवालों को लेकर हम आएंगे, पुनः आपके पास आएंगे, ताकि जो हाँ बोलिए। लोगों का कहना है कि अभी तक कुर्मी सोया क्यों है। आपके सवाल में ये भी सवाल उनका छिपा रहता है कि कुर्मी अभी तक सोया क्यों है। तो मैं कहूँगा कि 1926 में जब क्षत्रियकरण का मूवमेंट चालू हुआ था, क्षत्रिय बनाया जा रहा था कि आदिवासियों को, उसमें आप हो समाज के हरि बाबा कोल उर्फ दुखा होल, जिससे महात्मा गांधी मिलने आया करते थे, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सभाएं की हैं, ताना भगत हैं, ये किस मूवमेंट से प्रेरित रहे हैं? ये क्षत्रिय मूवमेंट से प्रेरित रहे हैं। और इन्होंने क्या किया है, यहाँ के जो लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, उन्हें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके नेतृत्व में सबको जनजातीय से क्षत्रिय बनाने का प्रयास कैसे किया है? हिरण्यगर्भा यज्ञ से दूध में नहा के लोगों को क्षत्रियकरण किया गया है। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि वो लोग जो अपने नाम के पीछे सिंह लिखते हैं, जनजातीय लोग जो अपने नाम के पीछे सिंह लिखते हैं, उनके पूर्वजों ने दूध से नहा के जनेऊ को धारण किया है। इसको तोड़ने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया, उसे गोसाई मूवमेंट कहते हैं, और इसे कुछ लोग जनेऊ तोड़ो मूवमेंट भी कहते हैं, जो 26 से 30, 32, 40 तक ये मूवमेंट चला है। उसके बाद आप जब 1978 में हमारे लोगों ने संसद में भी बात रखी है, उनका रेफरेंस निर्मल सेन गुप्ता की किताब द फोर्थ वर्ल्ड डायनेमिक्स झारखंड में मिलता है आपको, चैप्टर 6 में। उसमें रेफरेंस में लिखा गया है, मेमोरेंडम की कॉपी दी गई है। फिर निर्मल सेन गुप्ता में इंटरनेशनल मैगजीन है, वीकली रिपोर्ट है, उसमें भी लिखा है, और उसमें भी उन्होंने कम से कम 4000 वर्ड्स का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि मूवमेंट कहाँ शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। उसके बाद तो 90 के दशक से आप देख लीजिए कितने मूवमेंट हम लोग किए हैं। और एक सवाल इसमें लोग करते हैं कि जनजातीय जो आरक्षण है, कल हम उस सीट के दावेदार थे। हम लोग जो पेशा एक्ट में जो हमारे रिजर्व सीट को हमारे क्षेत्र में रिजर्व सीट की गई है, उसमें हम थे, उसमें हम सीट में बैठे हुए थे। अगर हमारे अधिकारों को हनन हो सकता है तो ये क्या हो रहा है? उस समय हमको बुरा नहीं लगा कि हम जहाँ बाहुल हैं, जहाँ हमारी जनसंख्या है, वहाँ हमें रिजर्व कैटेगरी के अनुसार हमें उस पद से निरस्त कर दिया गया, या उस जगह से हमको खड़ा होने का अधिकार नहीं दिया गया। तब लोगों ने कहा कि हम जनजातीय हैं, मेरा अधिकार है, हम गैर सरकारी जनजातीय 1990 के रिपोर्ट में है, पेशा कानून में हमको भी अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी बातों को रखा है, ना कि क्या उन्होंने कहा कि हम विरोध कर रहे हैं। अपनी बात को रखना, हम अगर दावेदार हैं तब तो मांग रहे हैं। अगर आपका कोई भाई है, अपना भाई है, और ज़मीन में आप उनको अधिकार नहीं दे रहे हैं और दावेदारी पेश कर रहा है, तो क्या आप उनको विरोधी बोलेंगे? तो ये हक अधिकार की बात है। और हम इस राज्य के सबसे बड़े पॉपुलेशन है। आपको लगता है 26%, कभी ओबीसी की जनगणना नहीं हुई, तो लोग कैसे कह रहे हैं कि हम 26% है? हम लोग मोर देन या 40% है। क्यों? दो तरह से जनगणना होती है, एक जो लोग हैं उसको जोड़ लीजिए, या लोगों को जितना हक है दे दीजिए। आप जितने भी जनजाति हैं यहाँ 60 लाख हमारे जनजाति, 32 जनजाति हैं, उसके बाद 12% जो एससी हैं, सभी के अपने अधिकार दे दीजिए जनजातीय पॉपुलेशन के, और जो बचेगा वो कुर्मी का, वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा होगा। और 3 करोड़ 50 लाख का अगर 1.5 करोड़ आधा होता है तो 50% के दावेदारी हुए कि नहीं? तो हम लोग यहाँ मोर देन 50% पॉपुलेशन है, और हम लोग का पॉपुलेशन कभी किया ही नहीं गया है। हमारा जो पॉपुलेशन है, कभी जनजातीय में हमारी भाषा देखिए, कुड़माली जो है वो 1043 यहाँ पे दिखाती है, और 1950 तक हमारी भाषा लाखों में थी। और जब इंडेंजर्ड लैंग्वेज की फंड आती है, जो लुप्त प्राय भाषा की फंड आती है, 12th प्लान में हमारे स्टेट को, यूनिवर्सिटीज़ को 5 करोड़ का फंड मिला, हमारी भाषा को नहीं दिया गया। आप ऑल इंडिया रिकॉर्ड का देखिए, यहाँ की जो रेडियो आकाशवाणी बस्ती थी, वहाँ ट्राइबल लैंग्वेज की जो भाषा है, उनके जो गाने होते थे, उसमें ट्राइबल लैंग्वेज में कुड़माली है कि नहीं? जनजाति में पाठशाला 2012 की रिपोर्ट है TRI की, उसमें देखिए कि ट्राइबल लैंग्वेज में
उस सूची में जन कुड़माली है कि नहीं। हम लोग सभी चीज़ में पूर्णतः कंप्लीट कर रहे हैं और हम लोग को बस पेंडिंग लिस्ट में डाला जा रहा है। ये पेंडिंग लिस्ट को हम लोग अपडेट करके या तो हमें बाहर करो या हमें इन करो। हम लोग यही बात को कह रहे हैं और यही अनुरोध कर रहे हैं सभी से। और आपकी जनता से, आपको आदिवासी समाज के बहुत सारे लोग देखते हैं, उनसे कहिए कि जो परिसीमन आयोग है 2026 में जो आने वाली है, उसकी तैयारी क्या कर रहे हैं। अगर कुर्मी को इसी तरह से आप पेंडिंग लिस्ट में रखेंगे तो 2026 में जो परिसीमन आयोग आ रहा है, उसमें जो आपकी जनजातीय सीट जो है वो सूची से अगर बाहर हो जाएगी, जो 28 है वो 20 से 15 के बीच में आ जाएगी, तो क्या करेंगे आप। तो कहाँ पे आप हमसे लड़ रहे हैं। आप हमसे लड़ के किसको फ़ायदा उठा रहे हैं, किसको फ़ायदा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपके पीछे जो षड्यंत्र कर रहे हैं उनको पकड़िए, क्योंकि कुर्मी इस राज्य से अगर गैर जनजातीय से हट के ओबीसी हो जाता है तो आप 5th शेड्यूल से भी निकल जाएंगे और जो हमारा जो भरोसा है कि 6th शेड्यूल में जाने का, वो भी टूट जाएगा। तो यही सब अनुरोध करके मैं चाहता हूँ कि राज्य को 6th शेड्यूल की ओर बढ़ाएं। और 6th शेड्यूल से क्या फ़ायदा होगा पता है आपको। ग्राम सभा हमारा मजबूत होगा। MLA MPs का जो पोजीशन है, जो पावर है, वो सीधे ग्राम सभा में आएगा। तो ग्राम सभा में तो मुंडा भी बहुल है, ग्राम सभा में तो उरांव भी बहुल है, ग्राम सभा में तो संताल भी तो बहुल है। तो ग्राम सभा के पास पावर आएगा। आप जो कहेंगे उसके हिसाब से आपको सरकार सेवाएं देंगी। तो मेरा फ़ायदा है कि आपका फ़ायदा है, या पूरा जनजातीय परिवेश का फ़ायदा है, या सांस्कृतिक फ़ायदा किसका है। तो सभी चीज़ों को एक साथ मिला के सोचने की आवश्यकता है। विरोध करने से जनजातीय समाज का घाटा होगा। और यही सब बातों के साथ मैं अपनी बात को रखना चाहूँ। चलिए, तो आप दोनों जो हैं अपने बातों, आप कुछ बोलेंगे? बोलिए। ये जो अभी लोग सवाल उठा लंबा हो जाएगा। देखिए, एक बात हम कहना चाह रहे हैं, आजकल सभी को पता चल गया है कि कुर्मी आदिवासी था, अभी उसको माने एसटी में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, ये बात सबको पता चल गया। जो विरोध हो रहा है वो बेमतलब का हो रहा है। उनका तर्क है कि हमको कोल कुकुर बोलता है, इसीलिए इसको एसटी में शामिल मत करो। ये मतलब कैसा तर्क है? ये कोई तर्क तो नहीं हुआ कि हमको ये बोलता है तो इसके चलते उसको शामिल मत करिए। आप इस डॉक्यूमेंट है जो फोटोकॉपी निकाला गया है 1931 का है, इसको थोड़ा अच्छा से दिखाइएगा। ठीक है, इसमें आपका मुंडा, उरांव, संथाल, हो, भूमिज, खड़िया, घासी, गोंड, कंग, कोरवा, कुर्मी, माल और पाल। ठीक है, ये 13 समुदाय सीधे अक्षर में लिखा गया है। ठीक है, जब यहाँ पे लिखा गया है मतलब क्या, इसका TRI रिसर्च हो चुका है, इसका रिसर्च हो चुका है और तब जाके इसको शामिल किया गया है। जो TRI रिसर्च होता है वो नया समुदाय को एसटी में शामिल करने के लिए किया जाता है। हम तो पहले से एसटी में हैं, तो हमारा नाम जो है 6 सितंबर 1950 में पहली बार एसटी का सूची बनाया गया। उससे पहले एसटी नाम का कोई शब्द नहीं था। उसमें साफ साफ बोला गया था कि जो 1931 में आदिम जनजाति का सूची में है, देखिए यही है आपका गेजेट रिपोर्ट, जो 13 समुदाय है, इसी को हम जो के तो एसटी सूची में रख रहे हैं। तो आप एक तरफ संविधान में समानता का बात करते हैं और यहाँ पे समानता का बात क्यों नहीं आया? तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है या नहीं है? अगर आप विरोध भी कर रहे हैं तो विरोध करने का भी कोई तर्क होगा तो आदमी उस पर सोच विचार करेगा। आप बेमतलब का विरोध कर रहे हैं कि हमको ये बोलता है इसलिए उसको शामिल मत करिए। वो लोग बोलता है कि कुर्मी लोग हिंदू धर्म को मानने लग गया। ठीक है, आदिवासी का कोई जनगणना का कोई कॉलम है? जब सरना धर्म कोड लागू ही नहीं हुआ है तो आप जितना भी आप एसटी समुदाय देख लीजिए, क्या वो मतलब जो कॉलम है वो कौन सा कॉलम में वो अपना धर्म लिखते हैं? कोई क्रिश्चियन में लिखेगा, कोई हिंदू में लिखेगा, कोई इसमें लिखेगा, कोई इसमें लिखेगा, नहीं तो कोई अन्य में लिखेगा। जब आपके पास कोई धर्म का कॉलम ही नहीं है तो आपका धर्म का कॉलम कैसे वहाँ पे आप साबित करिएगा? तो इसीलिए बस इतना ही कहना चाहते हैं। मेरा ये कहना है कि इस अभी जो बितंडा खड़ा हुआ है
कि इसको बढ़ाने से झारखंड का घाटा है। और इसके पहले कम से कम 20 सीरीज लिखावट में डॉक्टर फ्रैंकलिन बाकला थे, उन्होंने इस पर प्रश्न उठाए थे और सभी प्रश्नों का जो हमारे दादा शैलेंद्र महतो ने दिया, जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है। तो फिर आज घुमा फिरा कर एक ही बात को कहने का कोई मतलब ही नहीं है और ये प्रमाणित हो चुका है, प्रमाणित और नहीं जिसको विश्वास है वो देख सकते हैं कि आदि काल से इस भूमिखंड पर, इस भूमि पर कुर्मी है और राढ़ सभ्यता सिद्धांत इसको एकदम सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि ये मिट्टी की संतान है, दे आर सन्स ऑफ द सॉइल, इसको कोई नकार नहीं सकता है। रही बात, अभी आप बात करें भाषा की, तो भाषा में यहाँ पर दो तरह का नामकरण का है, क्षेत्रीय पर है, जाति पर। तो हमारा जो जाति कुड़माली का नामकरण जातिगत हुआ है ना, मुंडा से मुंडारी, संताल से संताली, तो कुड़मी से कुड़माली। तो इसमें भी आप नहीं कहिएगा कि ये यहाँ का ओरिजिनल है और आप कहते हैं कि नहीं मिक्सिंग होने पर भाषा होती है। तो हम यहाँ पर पहले से थे तब ना हमारी भाषा को बाकी जितने भी लोग हमारे गाँव में बसे हुए हैं सिस्टम को हम फंक्शनल जाति बोलते हैं। फंक्शनल इसलिए कि कृषि कर्म में वे सहायक है किसी न किसी रूप में, या मेरे सोशल फंक्शन में सहायक है। जैसे हमारे गांव में पहा नदी है, उसको भी जमीन दिया गया है, उसका भी अपना काम है, ठीक है, वही कुड़माली बोलेगा। रजवाड़ है, अब कमार है, अब दूसरे बहुत सारे कुमार है। तो ये जो फंक्शनल जातियाँ हैं ये कुर्मी को केंद्र करके, तो कुर्मी को केंद्र कैसे हुआ? क्योंकि शुरुआती दौर में इन्होंने कृषि सभ्यता को जन्म दिया और राढ़ सभ्यता सिद्धांत में क्लियर लिखा हुआ है यहाँ हल और बैल की सहायता से इन्होंने कुर्मी सभ्यता को या राढ़ सभ्यता को जन्म दिया, जो 7000 ईयर्स का प्राचीन है, जो कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन से भी प्राचीन है। इसके सपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसका अलग डिस्कशन हो जाएगा। इसीलिए इस तरह की अनर्गल बातों को छोड़ करके जमीनी हकीकत पर हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि लोकगीत में, क्या लोक साहित्य में, क्या लोक कथा में, सब में हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं। दूसरी बात आप ये बता दीजिए, यदि हम बाहर से आए हुए होते तो यहाँ के धानों के नाम दूसरी हो गया, जुलूर हो गया, बात कलमी हो गया, मोइनोठौरी हो गया, ये किसके नाम है? कुड़माली के नाम है। यहाँ के पर्वतों के नाम अरुण वन, बाघा वन, कोयना पहाड़ आपका जो है बीजू वन, ये कुड़माली में क्यों है? आप नदियों का नाम ले लीजिए, आप मेरी राढ़ू नदी को लीजिए, आप प्राची नदी को लीजिए, आप सवर्ण, हम लोग सवर्णका बोलते हैं, सवर्णका, उसको पॉलिश करके सुवर्णका बनाया गया है, सवर्णका हो गया, दामोदर हो गया, खड़काई हो गया, जितनी नदियों का नाम आप कुड़माली में क्यों है? आप जवाब दें, आप कहते हैं कि बाहर से आए हुए हैं। दूसरी बात, आप यहाँ के शब्दों को यदि लीजिएगा, यहाँ का नामकरण की एक पद्धति है प्राचीन में, कहेंगे मुंडारी गांव में जाएंगे हाथू वाला, और दूसरे गांव जो है वो पूरा डी वाले और दह वाले, डी वाले डीहा, जैसे परस डी, आपका नीम डी, इस तरह के जो नामकरण है वो कुड़माली के हैं। और दह से दा बना है, जैसे आपका झेलदा, मंगुड़दा, पटमदा, ये जो दा है ये कुड़माली पद्धति का नामकरण। तो प्राचीन यदि जाति नहीं होगी तो इन नदियों का, पहाड़ों का नाम प्राचीन इस तरह का नाम कैसे हो सकता है? इसको देखते हुए जो विद्वान हैं वो सोच विचार करके इस बहस को समाप्त करें कि इससे झारखंड का लाभ होने वाला नहीं है और कुड़माली का भी कोई घाटा होने वाला नहीं है, कुर्मियों का नहीं। क्योंकि चक डोले चक बम्बा डोले, खरहा पिपल कभू ना डोले, क्योंकि कुर्मियों की जड़ें एक मोटे बरगद के तरह इतनी जमीन में नीचे समाई हुई है ना, उसको हिलाया नहीं जा सकता है। और इनकी एकता, चट्टानी एकता कैसे है? जैसा कोचो पहाड़ देखते हैं, बांसा पहाड़ देखते हैं, अब बुंडू समय जाने वाले पहाड़ कहते हैं, तो इस पहाड़ को थोड़ा या तोड़ा नहीं जा सकता है। चट्टानी एकता सब दिन थी, आज भी है। इसीलिए आप मिलजुल कर यदि हमारे साथ रहते हैं, बड़े भाई के तौर पर स्वीकार करते हैं, तो झारखंडी समरसता समाज बनेगा। और जो हम बता रहे थे कि आदिवासियत को यदि बचाना है, सूरज सिंह मिश्रा यही बात बोल रहे हैं, आदिवासियत को बचाना होगा तो कुर्मियों को जनजाति में शामिल करना होगा। और आज आप कह रहे हैं कि हमारा विरोध कर रहे हैं ना, हो सकता है कल ऐसी परिस्थिति हो जाएगी, आप ही कहिएगा नहीं कुर्मियों को जनजाति में सूची में शामिल करना जरूरी है। क्योंकि झारखंड जो है कि झारखंड के ओरिजिनल जो इनहेबिटेंट्स हैं वो माइनॉरिटी में चले आए हैं। इसीलिए इस तरह की बात को आगे नहीं बढ़ा करके समरस समाज की हम बात करें तो उसी समाज की, समरस समाज की बात हमारे रामदयाल मुन्ना भी कर गए, विश्वेश्वर प्रसाद के सी भी गए, हमारे
मारांग गोमटे भी कह गए, आप हमारे निर्मल मिल भी वही बात कहते हैं। तो समरस समाज यदि बना कर रखना है तो हमें एक दूसरे पर आक्षेप लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे पर समझने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ के जितने तौर तरीके रथ रिवाज को बनाने में कुर्मी है, क्योंकि कुर्मी यहाँ के संस्कृति के धारक वाहक और पोषक है। DN साहब ने अपना स्टडी में ये लिख दिया है। उसको किसी को काटना है तो काट के देख ले। मतलब आप जो बोल रहे हैं कि जो भी बात आप बोल रहे हैं सारी चीज़ तथ्यात्मक है, एविडेंस बेस आप बात कर रहे हैं, और जो भी लोग आपका विरोध कर रहे हैं उनमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई एविडेंस नहीं, और ये जो है समरसता समाज का निर्माण इस तरीके से नहीं हो सकता। तो हम यही चीज़ चाहेंगे एक पत्रकार के हैसियत से या फिर एक चौथा स्तंभ होने के हैसियत से कि जिनको भी विरोध है या फिर जिनका भी समर्थन है वो खुलकर आए, एक विचार दें और वहाँ पर एक निष्कर्ष पर पहुँचे कि क्या सही और क्या गलत है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती होगी। और अबुआ बिहान भी यही चीज़ चाहता है कि इस तरीके के जो है सॉल्यूशन की तरफ लोग बढ़े। एक अंतिम सवाल रहेगा, जो विरोध कर रहे हैं वो लोग जो कुर्मी का विरोध कर रहे हैं, अगर कुर्मी उससे सवाल करे कि आप ST हैं तो आप कैसे ST हैं, आप उसको जवाब दीजिए, तो उनका भी जवाब यही रहेगा कि जो ये दस्तावेज है 1931 में हम लोग को ST में शामिल किया गया, तो इसमें कुर्मी का भी नाम है। अगर वो लोग कुर्मी को अगर ST नहीं मानता है, आदिवासी नहीं मानता है, तो वो लोग भी तो आदिवासी, वो लोग फिर आदिवासी कैसे हो रहा है, समझे? तो अगर कुर्मी आदिवासी नहीं है तो जो बाकी 12 समुदाय है वो अपने आप को आदिवासी मतलब प्रूव करे कि वो कैसे आदिवासी है। तो ये सवाल एक रहेगा, जो विरोध कर रहे हैं उन लोग से ये अंतिम में को सवाल रहेगा कुर्मी समाज की ओर से कि वो लोग खुद को प्रूव करें कि हम मतलब कि वो लोग कैसे आदिवासी हैं। चलिए, तो इसी बात पर ये जो तर्क और वितर्क है या फिर समर्थन या विरोध है, ये हमारी बस की तो बात नहीं है। ये बात उन लोगों की है जो कि समर्थन में उतरे हैं, जो विरोध में उतरे हैं। और हम यही चीज़ चाहते हैं कि जिनको भी समर्थन या विरोध में बातें करनी एक मंच पर आए, और हम कोशिश करेंगे कि अबुआ बिहान के माध्यम से एक सार्थक बहस सारे समाज के बीच में हो और इस पर एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाए क्या सही है और क्या गलत है। तो आप अबुआ बिहान के साथ बने हुए रहें, उसके लिए बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। और तमाम दर्शकों से हम कहना चाहते हैं कि हमारे विचार नहीं, ये वक्ताओं का विचार है, और साथ ही साथ जितने आदिवासी नेताओं का भी हम लोगों ने दिखाया वो भी उनका अपना निजी विचार है, अपने विद्वता के हिसाब से विचार है। तो आप इन मुद्दों के साथ हमारे साथ बने हुए रहिए। हमारे सहयोगी संजू मिल के साथ अजय टोप्पो का धन्यवाद, जोहार।